तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसको आप लोगों ने जाना काइनेमेटिक्स के नाम से। देखिए, काइनेमेटिक्स बहुत वास्ट सिलेबस रखता है अपने अंदर में, और ये आपके जितने भी आगे के चैप्टर्स आने वाले हैं, चाहे आपके सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड आए, रोटेशनल मोशन आए, या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यानी एनएलएम आए आपके पास में, सभी के अंदर में आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो आपका ये बेस तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर आप आज का लेक्चर बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आप लोग अपनी काइनेमेटिक्स के अंदर में पढ़ते थे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे, सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लिया, वहीं पर आपकी कहानी खत्म हो जाती थी। उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स कैसे अप्रोच करने वो समझ में नहीं आता था, या फिर आपके एग्जाम के अंदर में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से घुमाकर एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता था तो आपके हाथ पैर फूलने लग जाते थे। रीजन बीइंग आपको असली काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ी है। असली काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि आपको सारे टॉपिक्स को इंटरलिंक करके कहां कहां पर मेरे को कैसे उसकी अप्रोच करनी है वो समझ में आ जाता है ना, तो काइनेमेटिक्स बहुत आसान हो जाती है। तो बात करूंगा मैं उन्हीं चीजों को लेकर। काइनेमेटिक्स का जो आज का क्लास रहेगा, इसमें इनिशियली मैं बहुत बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि आपको बच्चों के लेवल की पढ़ाऊं कि 9-10 के अंदर में जब आप लोग उनको पढ़ाते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाते हैं, तो वो चीजें नहीं पढ़ानी है। मेरे को पढ़ानी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा वो इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो यहाँ पर क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। और साथ ही आप लोगों की जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो बहुत अच्छे से इसके अंदर में कवर किया जाएगा। 10 से 12 मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा इसके अंदर में। बहुत अच्छे से उनको एनालिसिस करना, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं, वो भी आप कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है आपके किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इस चैप्टर से काइनेमेटिक्स से कैसा भी एग्जामिनर अपने क्वेश्चन को घुमा के देते, डेफिनेटली आप उसको सोल्व कर लेंगे। चलिए शुरू करता हूं मैं। तो बहुत अच्छे से इसको समझना है भाई काइनेमेटिक्स। देखिए, काइनेमेटिक्स के अंदर में मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर पहले बात कर लेता हूं। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास में? सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि मान लो ये एक एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ, इसको मैं यहां पर आप लोगों से चाहूंगा कि आप इसको सोल्व करें और ये देखें कि आपको काइनेमेटिक्स के अंदर में कितना आता है। मैंने कहा कि एक बॉल है मेरे पास में, या फिर मैं कहूं कि एक छल्ला है यहां पर ऐसे इस तरह का, और रिंग बोल लो, और एक दूसरा रिंग मैं इस रास्ते से लेके जाना चाहता हूं इस पॉइंट के ऊपर में। मान लो ये मेरे पास में ए पॉइंट है और यहां पर मेरे पास में बी पॉइंट है। यहां से मैं इस छल्ले को या रिंग को यहां से हॉरिजॉन्टली ऐसे कैसे लेके आना चाह रहा हूं, और दूसरा एक छल्ला है जिसको मैं यहां से, ये छल्ला मेरे पास में P है, इसको नाम मैंने दे दिया Q। दो छल्ले मेरे पास में है, इनको मैं यहां से मूव करवा के और B पॉइंट पर लेके जाना चाह रहा हूं दोनों छल्लों को। और मैंने ये कहा कि दोनों के अंदर में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जो इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो यहां पर सेम है, और उसको मैंने नाम दे दिया कि भाई दोनों के पास में V नोट है, इसके पास में भी V नोट है और इसके पास में भी V नोट है। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो समझे आप लोग। मैं ये चाहता हूं कि आपसे पूछना कि P और Q में से कौन B पॉइंट पर पहले पहुंचेगा। पहला क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर में जरूर बताएं कि कौन सा मेरे पास में पहले पहुंचेगा। मान लो मैं नाम देता हूं इनको कि पहला ऑप्शन मेरे पास में टीपी है, यानी कि पी जो है वो ज्यादा टाइम ले रहा है एज कंपेयर टू टी क्यू, या फिर टी क्यू और टीपी दोनों इक्वल टाइम लेंगे, या फिर टी क्यू जो है मेरे पास में वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू टीपी। तो तीन ऑप्शन है, या फिर आप कहो कि डिपेंड्स ऑन वी नोट। ये अगला ऑप्शन मैंने दे दिया, डिपेंड्स ऑन वी नोट, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। ये चार ऑप्शन आप लोग के लिए हैं। तो आप मेरे को बताओ कि कौन सा जो है वो ज्यादा टाइम ले रहा होगा। अगर आप लोगों को काइनेमेटिक्स बहुत अच्छे से आती है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर पाते हैं। मैं थोड़ा सा यहां पर बेसिक दूंगा और ये सारी चीजें जो है मैं आगे के चैप्टर्स के अंदर में भी कवर करूंगा। यहां पर मैं आप लोग को जो राइट ऑप्शन है वो बता देता हूं कि पी जो है वो ज्यादा टाइम लेगा एज कंपेयर टू टी क्यू। क्यों लेगा? जब आप इस चैप्टर के लास्ट में पहुंचोगे तो आपको ये समझ में आएंगी चीजें। इसी से मिलता जुलता एक और एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, वो मैं बता देता हूं आप लोगों को, जिसके अंदर में क्वेश्चन गिवन था कि एक बॉल है मेरे पास में, यहां पर ये एक बॉल रखी हुई है, ये बॉल के साथ में है, और यहां से एक बॉल है जिसको मैंने यहां से रोल डाउन किया। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास ए, ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, साथ ही एक और दूसरी बॉल है, इसी तरह का सरफेस है, बिल्कुल एज इट इज सिमिलर है, दोनों का मास सेम है, यहां पर भी मास m रखा गया है और ये ऑब्जेक्ट मैंने B दे दिया। अब यहां पर किया क्या गया है, जो इस क्वेश्चन के अंदर में समझो कि इतना जो पोर्शन था ना, इसको थोड़ा सा मैंने डिप कर दिया, यानी कि यहां से मैंने इसको कुछ इस तरह का बना दिया है, कर्व टाइप में बना दिया है, और यहां से बॉल मैंने B बॉल और A बॉल को यहां से थ्रो किया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से कि कौन सी बॉल ज्यादा टाइम लेगी, यानी कि TA ग्रेटर देन TB होगा, यानी कि A वाली बॉल है वो ज्यादा टाइम लेगी एज कंपेयर टू TB, या फिर TB जो है वो ग्रेटर देन TA रहेगा, या फिर दोनों ही सेम टाइम पर पहुंचेंगी TB, या फिर कहें कि डिपेंड्स ऑन वी नोट, यानी कि वी नोट जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी उसके ऊपर में डिपेंड करे। इनिशियली तो हमने इसको फ्रीली छोड़ दिया, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर में मैं नहीं दे रहा हूं, या फिर आप लोगों की इनसफिशिएंट डेटा कहते हैं कि भाई जो बेसिक इनके अंदर में है हम यहां पर छोड़ेंगे कुछ नहीं, जो भी पढ़ाऊंगा आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी
थ्योरी भी मेरे को आप लोगों को समझानी पड़ेगी उन टॉपिक से रिलेटेड जो कि आपके आगे के कंसेप्ट्स को लेकर चलेंगे। तो आप जो काइनेमेटिक्स है उसका बिल्कुल बेसिक मैं यहां पर अब शुरुआत कर रहा हूं। पहली चीज आप लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए चीजों को, लेकिन फिर भी यहां पर मैं समझा देता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो आप लोगों को अगर ये समझाने लगे तो पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर मैं निकाल सकता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, लेकिन टू द पॉइंट एग्जाम के लिए मैं ये बताऊं कि कोई भी एक कर्वीलिनियर पाथ है, मान लो इस तरह का कोई भी कर्वीलिनियर पाथ है और ऑब्जेक्ट जो है इस पाथ पर चल रही है, यानी कि इसका क्या है, ये एक्चुअल पाथ है, ये क्या कहलाएगा, इसका डिस्टेंस कहलाएगा। यानी कि कोई भी कर्वीलिनियर पाथ है, कोई स्ट्रेट पाथ नहीं है लेकिन वो कर्वीलिनियर है, और या फिर आपको कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो एक्चुअल में जो आप उसके ऊपर में चल रहे हो ना, वही हमारे पास में एक्चुअल पाथ कहलाएगा। अब दूसरी बात आती है इसके अंदर में कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसके अंदर में, जो मेरा इनिशियल पॉइंट है, मान लो ये इनिशियल पॉइंट है और ये मेरे पास में फाइनल पॉइंट है बी, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटी से छोटा रास्ता होता है वो मेरे पास में क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोगों को बस दो चीजें ध्यान रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी होती है, और जो डिस्टेंस होती है वो मेरा एक्चुअल पाथ होता है। इसके ऊपर में ज्यादा हम राम कहानी नहीं चलाएंगे, बस सिंपल इतना सा समझो, इतना ही आप लोग के लिए काफी है। क्या कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके ऊपर में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये टॉपिक्स, उसके ऊपर में आप लोगों को जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो और अच्छे से इसके बारे में समझ में आएगा। तो यहां से कई बार हमसे एक चीज और पूछ ली जाती है शॉर्ट आंसर्स के अंदर में, शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में ऑब्जेक्टिव के अंदर में आता है कि अच्छा ये बताओ कि डिस्टेंस आप लोगों ने बोल दी भाई जो एक्चुअल पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट वो है जो कि हमारा डिस्टेंस वो है जो एक्चुअल पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट वो है जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में छोटी से छोटी दूरी है। ठीक है, क्या कभी दोनों चीजें इक्वल हो सकती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या कभी इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन के अंदर में मोशन कर रहा हूं मैं, ये कर्वीलिनियर के अंदर में तो एक्चुअल पाथ हो गया है, तो क्या मेरी पूछा गया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मेरी ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, यानी कि एक रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है, स्ट्रेट प्रोपगेशन कर रही है, तो आप ये कहोगे कि जो डिस्टेंस है वो मेरे पास में हमेशा इक्वल हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, अगर वो एक ही डायरेक्शन के अंदर में चल रही है। ध्यान रखना जो वर्ड बोला है, एक ही डायरेक्शन के अंदर में चल रही है। हो सकता है कि वो जाए और वापसी पलटकर यहां पर आ जाए, तब उसकी डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगी मेरे लिए। अब अगर वो एक ही डायरेक्शन के अंदर में जा रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकती है, और यहां से आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये तो रहेगा। साथ ही एक जो छोटी सी कंडीशन इसके अंदर में आ जाती है, एक स्पेशल केस आ जाता है, अगर दोनों स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मेरे लिए इक्वल हो जाएंगे। तो आप इसका एक सिंपल सा ये फॉर्मूला भी इसके अंदर में यूज कर सकते हैं, यानी कि एक रिलेशन इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं कि इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये मेरे किसका होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसके होता है। और यहां पर आप लोग को क्या यूज करना होता है, इसका मैग्नीट्यूड यूज करना होता है, इसके साइन को हमें नहीं देखना होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम इसके मॉडुलस यानी उसके मैग्नीट्यूड की तरफ जाकर इसको देखते हैं। तो ये दो कहानी आप लोगों को समझ में आई। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर में और पूछ लिया जाता है कि डिस्टेंस जो है वो किस तरह की क्वांटिटी, तो डिस्टेंस जो होती है मेरे पास में, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ज्यादा इसके ऊपर में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरे लिए वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो आप लोगों ने वो चीजें जो बिल्कुल बच्चों के लेवल पे समझी है, अपने स्कूल टाइम के अंदर में भी आप लोगों ने इनको समझा है। अब जो कहानी समझा रहा हूं बहुत अच्छे से समझना आप लोगों को। जो दूसरा टॉपिक यहां पर बता रहा हूं वो है कि टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन। अभी जो बताए ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये कहानी बढ़ाना चाहूं तो मैं 1 घंटे तक उसके अंदर में बढ़ा सकता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब टाइप ऑफ मोशन को लेकर मैं आप लोगों से कहानी पूछना चाहता हूं। देखो समझो कि मान लो मैंने दे दी एक वेलोसिटी है, और यहां पर मैंने कहा कि ये 2i है। ये 2i तो समझते होंगे ना आप लोग कि अगर मैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट की बात करूं, यानी कि 3D की बात करूं, तो जो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है इसको मैं i से रिप्रेजेंट करता हूं, जो y की डायरेक्शन में होता है उसको j से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो z की डायरेक्शन में होता है उसको हम k वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरा जो सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से है वो मेरे को ये पूछना है कि भाई अगर मैंने वेक्टर आप लोग को ये दे दिया, यानी कि वेलोसिटी मैंने दे दी, बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आप लोग ये बताओ कि ये 1 डायमेंशनल है या फिर 2 डायमेंशनल है। ठीक है, सभी का आंसर आया 1 डायमेंशनल। ओके, चलो नेक्स्ट की बात करूं मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया आपको कि वेलोसिटी है दैट इज 2i प्लस में 3j, बताओ कौन सा डायमेंशन इसका, कौन से डायमेंशन, 1D में कर रही है, 2D में कर रही है, 3D के अंदर में मूव कर रही है। या फिर मैं तीसरा ऑप्शन आप लोग को देता हूं 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये मैंने आप लोग को दे दिया। अब ये बताओ कि ये कौन से डायमेंशन के अंदर में है, तो आप लोगों का आंसर यहां पर आ रहा होगा कि ये जी 2D के अंदर में है, ये मेरे पास में 3D के अंदर में। बिल्कुल सही भाई, आप लोगों की सोच बहुत अच्छी है,
लेकिन थोड़ा सा मेरी भी सोच ले लो यहां पर आप लोग। मैं ये कह रहा हूं कि तीनों के तीनों जो हैं वो मेरे वन डायमेंशन के अंदर में। बिल्कुल दिमाग की बत्ती जल गई भाई। ये समझो कि मैंने ये कहा कि वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर में मूव कर रही है। अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वो किस तरह का मोशन कर रही है, वन डी मोशन कर रही है। आप लोग कंफ्यूज क्यों हुए, मैं समझाता हूं। यहां पर आपने देखा अच्छा ये तो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये जेड कोऑर्डिनेट है। भाई वो उसके कोऑर्डिनेट दे रहे हैं। अब आपने 2i के बारे में बोला, तो 2i के अंदर में जैसे यहां पर जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर गई, यानी कि इसका मोशन क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। ठीक, ये तो सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं ना, मोशन तो उसका स्ट्रेट लाइन है। कैसे समझो, 2i यहां पर मैंने 2i ले लिया, ये पॉइंट हो गया। यहां से मैंने 3j लिया, मान लो ये तो 3j ये हो गया। अब यहां से आप पॉइंट लेके जाओगे तो कॉमन पॉइंट आपका ये आ गया। ठीक, अब ये कॉमन पॉइंट आया है तो आप यहां से इसके सेंटर से मिलाओगे इस ऑब्जेक्ट को, तो देखो किस तरह का मोशन कर रही है ये यहां पर भी तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करती है तो हम हमेशा उसको वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। 2D 3D नहीं बोलोगे आप लोग, ठीक है। अब ये 3 आप लोगों को ये भी आना चाहिए, 3D यहां पर आ गया। भाई 3D के अंदर में मतलब तीसरा कोऑर्डिनेट जरूर डाला है, तो ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यहां पर बाहर की तरफ में आ रही हो, तीनों कोऑर्डिनेट्स को लेकर आ रही हो। जहां पर आप बैठे हैं अपने रूम के अंदर में, कोई भी एक कॉर्नर पकड़ो और उस कॉर्नर से आप वहां से एक लाइन खींच के देखो, तो आप लोग देखेंगे कि एक्स में भी आ रही है, वाई में भी आ रही है, जेड में भी आ रही है, लेकिन वो लाइन आपके पास में सीधी आ रही है। और सीधी आ रही है तो हम हमेशा उसको क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट वन डायमेंशन के अंदर में मूव कर रही है। तो आगे से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि 1D क्या है, 2D क्या है और 3D क्या है। तीनों के तीनों क्या है, ये मेरे लिए वन डायमेंशनल मोशन है। चलो नेक्स्ट बात करता हूं कि अच्छा ये तो बता दिया आपने, तो 2 डायमेंशनल मोशन किस तरह के होंगे भाई। 2 डायमेंशन के लिए आप ये मान सकते हैं कि कोई भी एक कर्वी लीनियर पाथ है, इस तरह का जिगजैग पाथ है, टेढ़ा मेढ़ा पाथ है, तो इसके अंदर में स्ट्रेट लाइन ही जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो यहां पर आप कहोगे कि जब भी कोई कर्वी लीनियर पाथ आता है तो वहां पर 2 डायमेंशनल मोशंस होते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि 3 डायमेंशनल मोशन कैसा होगा भाई। ये भी तो सोच आनी चाहिए कि 3D मोशन भी बता दो आप लोग। बिल्कुल मैं बता देता हूं भाई। आप चले यहां से चले, ऐसे गए और यहां से बोर्ड से बाहर आ गए, बाहर की साइड में आए, बाहर की साइड में आए, फिर बोर्ड के अंदर में चले गए और इस तरह से मूव करते चले गए। तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कर्वी लीनियर पाथ भी मूव कर रहा है, बाहर भी आ रहे हैं और फिर उसके बाद में दोबारा से बोर्ड के ऊपर में जाकर वो अपने पाथ को फॉलो कर रहा है। जैसे एक पतंग हुई या हवाई जहाज हुई, हवाई जहाज भी क्या कर रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी टेढ़ी जा रही है, कभी मतलब उसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जा रही है। कंप्लीट रेक्टिलिनियर पाथ अब उसका नहीं बोल सकते, कंप्लीट वन डायमेंशनल मोशन नहीं बोल सकते। तो यहां पर क्या हो रहा है, उसकी जो जिगजैग पाथ बन रहा है, अलग अलग उसके एंगल्स के ऊपर में मूव कर रही है। ठीक है, दूसरा वो 3 डायमेंशन के अंदर में मूव कर रही है, तो वो किस तरह का मोशन हुआ, उसका 3 डायमेंशन मोशन हुआ। अब यहां पे हमारे लिए जो सबसे जरूरी रहेगा इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना, वो पढ़ेंगे हम वन डायमेंशन मोशन, यानी कि 1D के अंदर में मोशन पढ़ेंगे, जो कि आपको दिमाग के अंदर में ये क्लिक करना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कुछ भी दे दे मेरे को एग्जाम में, मुझे उसको एक स्ट्रेट लाइन मोशन मानना है। स्ट्रेट लाइन मोशन का यूज करते मुझे अपनी सारी कैलकुलेशंस को कैरी आउट करना है। और दूसरा एक पॉइंट बहुत अच्छे से इसके अंदर में आप याद रखेंगे, की पॉइंट नोट करेंगे कि जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर में अगर मेरा जो मोशन है एक ही डायरेक्शन के अंदर में हो रहा है, तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होती हैं, सेम होती है। ठीक है भाई, यहां तक कहानी समझ आ गई होगी आई होप। अब मैं बात करता हूं तो बहुत बेहतरीन टॉपिक्स के ऊपर में, जिसको आप लोगों ने जाना है किस नाम से, स्पीड और वेलोसिटी। स्कूल के अंदर में आप लोगों को बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स इसके अंदर में पढ़ा दिए जाते थे, दुनिया भर के इसके अंदर में न्यूमेरिकल्स करवा दिए जाते थे, लेकिन कंपिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो वो क्वेश्चंस कोई भी यहां पर यूज नहीं रखते हैं। यहां पर मैं आप लोग को इसके ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, क्या सोच डाल के एग्जामिनर इनके क्वेश्चंस को सेट करता है, वो भी यहां पर मैं आपको समझाऊंगा। अब जो हमारे एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अंदर में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर में ध्यान रखेंगे। स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि जो स्पीड होती है वो होती है बाय डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी जो होती है वो मेरे लिए v से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर इसको भी हम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये होता है मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम s से रिप्रेजेंट करेंगे डिवाइड बाय टाइम। ये बेसिक डेफिनेशन आप लोगों ने समझी है, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझे आप लोग, कि भाई यहां पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, जिसको आप लोग जानते हैं एवरेज स्पीड के नाम से या फिर वेलोसिटी के नाम से, और दूसरा जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो इन 2 चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर में ही न्यूमेरिकल ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, इंस्टेंटेनियस है ये, थोड़ा सा इसके स्पेल वगैरह इंस्टेंटेनियस कर लेना भाई। ठीक है, अब एवरेज स्पीड की बात करें
तो एवरेज स्पीड के अंदर में आप लोगों को मैं समझाऊं तो एवरेज स्पीड का बेसिक जो मतलब होता है, जिसको हम लिखेंगे वी एवरेज के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, वी एवीजी लिख देते हैं, तो एवरेज हो गया। और ये होता है मेरे पास में कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये एक बेसिक डेफिनेशन इसके अंदर में आप यूज करते हैं। ठीक है भाई, ये तो कहानी हुई इसकी। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा और मैथमेटिकल फॉर्मेशन में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं डेल एक्स, यानी कि एक्स जहां पर भी मैं लिखूं आगे से, तो इसका मतलब आप लोगों को समझ लेना है कि मैं बात कर रहा हूं किसकी, डिस्टेंस की। और डेल टी यानी कि ये क्या हो गया मेरे पास में, टाइम। तो ये चेंज इन टाइम और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये क्यों फॉर्मूला मैंने यूज किया, जब एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो कंप्लीट वी एवरेज जो होती है वो ये बन जाती है। अच्छा, अब आप लोगों को किसी के दिमाग में ये आना चाहिए, अच्छा ये एवरेज तो आपने बता दी, एवरेज लेते कब है? एवरेज लेने का फायदा सिर्फ हमें तब होता है जब हमारे लिए कोई भी मोशन कर रही है ऑब्जेक्ट, और उस मोशन के अंदर में वो अलग अलग वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही है। मान लो कभी वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव किया, कभी 12 मीटर पर सेकंड से मूव किया, कभी 8 मीटर पर सेकंड से मूव किया। जैसे आप मार्केट के अंदर में जाते हैं, तो मैंने कहा कि भाई चलो आप लोगों को मैं दिल्ली से चंडीगढ़ लेके चलता हूं। मैंने कहा कि भाई आप लोगों को दिल्ली से और चंडीगढ़ जाना है। ठीक है भाई, चंडीगढ़ जाना है, कितना किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है। अब इस दौरान आपने क्या किया, अलग अलग स्पीड के वेरिएशन हो। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैंने कहा कि 120 किलोमीटर पर आवर आपने जो एक्सीलेटर था आपने दबाया और वो 120 किलोमीटर पर आवर पर आपकी जो स्पीडोमीटर के अंदर में सुई चलेगी और कंटिन्यूअसली आप इसी के थ्रू चलते चले गए। अब अगर कंटिन्यूअसली 120 को कहां से, दिल्ली से चंडीगढ़ तक फॉलो करते, तब तो मैं कहता, तो वहां पर मैं कहता कि भाई मेरे पास में जो यूनिफॉर्म स्पीड रही है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही है। लेकिन क्या एक्चुअल लाइफ के अंदर में, रियल लाइफ के अंदर में ये चीज पॉसिबल है? नहीं है। आप लोगों को कभी स्पीड डाउन भी करनी पड़ेगी, कभी अप भी करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल क्या कर रहे हैं, डिफरेंट आप वेलोसिटीज के साथ में मूव कर रहे हैं, डिफरेंट स्पीड्स के साथ में आप मूव कर रहे हैं। तो वहां पर हमें उसका एक एवरेज निकालना पड़ता है जो हमें लमसम उसके आसपास का आइडिया दे दे कि हाँ जी इतनी स्पीड के साथ में मूव कर रहे हैं। तो ये समझो कि जब भी हम वी एवरेज निकालते हैं, इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब बहुत सारे डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ में बॉडी मूव करे अपने मोशन को लेते हुए, तब हम उसके लिए वी एवरेज कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई ये बताओ मेरे को कि मैं किसी भी पॉइंट के, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर में किस स्पीड से मूव कर रहा हूं। जैसे आप लोगों ने देखा कि आप लोग स्पीडोमीटर के अंदर में मैंने पूछा भाई क्या स्पीड चल रहा है, आपने तुरंत देखा अच्छा 120 है, तुरंत देखा आपने कहा जी 80 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं। तो ये क्या आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। लेकिन मैं एक ऐसा एग्जांपल दूं आप लोगों को कि ये जो इंस्टेंटेनियस का है ना, ये बहुत जगह पर आप लोगों को यूज करने को मिलेगा। ये इंस्टेंटेनियस आप लोगों को पावर के अंदर में भी यूज करना पड़ेगा, ये एनर्जी के अंदर में मूव करना पड़ेगा, वेलोसिटी के अंदर में मूव करना पड़ेगा। तो बहुत से लोग क्या होता है इंस्टेंटेनियस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंस्टेंटेनियस का मैं आपको एक बेसिक ऐसा एग्जांपल देता हूं कि जिंदगी के अंदर में आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे। देखो, अभी हमने कहानी समझी कि मान लो मेरे लिए यहां से और यहां तक ये 250 किलोमीटर है, ये मेरा दिल्ली है और यहां पर चंडीगढ़ है भाई, और मैं यहां से यहां तक जाने के लिए मान लो 5 घंटे ले रहा हूं, 5 आवर्स ले रहा हूं मैं। आपका कोई दोस्त है यहां से निकला दिल्ली से और चंडीगढ़ तक पहुंच गया, ठीक भाई। अब यहां से यहां तक जाने में उसको कितना वेलोसिटी लगा, अगर वो कंटिन्यूअसली इसके अंदर में चले, मुझे तो ये पता है कि भाई 5 घंटे में पहुंचा। अब ये मुझे आइडिया नहीं है कि उसकी स्पीड जो है वो बार बार वेरी हो रही थी या नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे उसने बताया कि भाई मैं 250 किलोमीटर 5 घंटे में पहुंच गया। ऐसे बोलते हैं नॉर्मली कि भाई 5 घंटे में मैं चंडीगढ़ पहुंच गया, ठीक। तो मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, एवरेज स्पीड निकाल लो, तो यहां पर मेरे पास में आती है, ये है 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपको ओवरऑल जर्नी का पता लग गया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यार जो मेरा दोस्त था वो 2 घंटे के बाद में कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई अच्छा ये बता मेरे को कि जब 2 घंटे हुए थे तेरे को, और 2 घंटे से लेकर 2 घंटे 2 आवर 1 मिनट तक तूने कितनी दूरी तय करी। तो उसने कहा भाई मैं देख इतनी देर के अंदर में चलाऊं, कितना, 1 किलोमीटर चलाऊं। ठीक है भाई, 1 किलोमीटर चले हो कितनी देर के अंदर में, 1 मिनट के अंदर में। तो निकाल लो भाई मेरी वेलोसिटी कितनी रही होगी। तो मैंने इसकी कैलकुलेशन करी, मुझे फॉर्मूला पता है कि टोटल डिस्टेंस यानी कि 1 किलोमीटर, और टाइम क्योंकि उसने 1 मिनट दिया है तो इसको आवर में कन्वर्ट करूंगा तो कितने से करूंगा डिवाइड, 60 से करूंगा। तो यहां पर आई आपकी 60 किलोमीटर पर आवर आ गई है भाई, ठीक है भाई। अब मैंने थोड़ा और प्रिसाइज उसकी तरफ जाने को देखा कि कहीं वो 1 मिनट के बीच के दौरान में कहीं रेस्ट तो नहीं करने लग गया, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा भाई ये और बता दे मेरे को कि तुम हो सकता है चाय वाय पी हो, कुछ भी किया हो, मैं तुम्हारी 1 सेकंड के दौरान की भी वेलोसिटी मेजर करना चाहता हूं। तो उसने कहा ठीक है भाई। तो मैंने पूछा 2 आवर से लेकर और 1 सेकंड के दौरान तुम क्या कर रहे थे।
तो उसने कहा कि भाई मैं इतनी देर के अंदर में 20 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर गया। कितनी मीटर? 20 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर गया। कितनी देर के अंदर में? 1 सेकंड के अंदर में। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि जो वो था वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा था, लेकिन उसकी स्पीड जो वेरी हो रही थी। कैसे वेरी हो रही थी समझो। यहां पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 20। कितने टाइम के अंदर में? 1 सेकंड के अंदर में। अब हमें तो आवर के अंदर में चाहिए ना, तो मीटर को मैं कन्वर्ट कर लूं किसके अंदर में? किलोमीटर के अंदर में। तो 10 की पावर -3 हो गया, और यहां पर सेकंड से आवर में जाऊंगा तो 36 हो गया। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 72 किलोमीटर पर आवर आपके पास में आ गया। तो आप कर क्या रहे हो? सोच, यहां पर जो अप्रोच समझो आप लोग कि आप एक बार तो बिल्कुल वाइड थे, यानी कि भाई मैं पूरी जर्नी की उसकी ले ली, फिर मैं थोड़ा और प्रिसाइज होता चला गया, यानी कि मैंने पता चला कि वो 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं। फिर मैं थोड़ा और प्रिसाइज होने की कोशिश करी, तो उसने कहा भाई मैं 72 किलोमीटर पर आवर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मूव कर रहा था। अब मैंने वर्ड यूज किया उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर में, तो ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंट है ना, यही क्या कहलाता है मेरे पास में? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? इंस्टेंटेनियस स्पीड। यही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है कि आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर में उसका इंस्टेंट चेक किसी भी इंस्टेंट के ऊपर में आप उसकी स्पीड को चेक करना चाह रहे हो, या पावर को चेक करना चाह रहे हो, एनर्जी को चेक करना चाह रहे हो, तो वो आपको इंस्टेंटेनियस चीज देगी। यानी कि टाइम को बहुत छोटा करते चले जाओ, एवरेज से आप टाइम को छोटा करते 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 जब पहुंच जाओगे तो आपको पता लगेगा कि आप एक इंस्टेंटेनियस की तरफ में मूव कर गए हो। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको समझते हैं कि ये बहुत एक्यूरेट चीज हम होते हैं, या फिर कहें कि हम बहुत एक्यूरेसी की तरफ में जब जाना चाहते हैं तो हमें ये जो इंस्टेंटेनियस होता है इसका वर्ड का यूज करना पड़ता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर टी को मैं टाइम मान लेता हूं और एवरेज स्पीड दो टाइम के बीच में हम कैलकुलेट करें, टी टाइम और टी प्लस में dt टाइम के बीच में दौरान मैं उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करना चाहूं, और जबकि dt जो है वो अप्रोच कर रहा है बहुत छोटा, मैं उसको करता चला जाऊं, अप्रोच जो है वो टुवार्ड्स जीरो की तरफ में अप्रोच कर जाए, यानी कि जो ये टाइम है जीरो की तरफ में हम इसको अप्रोच करते चले जाएं, तो जो मेरे को यहां पर स्पीड मिलेगी दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, या फिर वेलोसिटी आप लोग उसको बोलेंगे। ठीक है। अब क्या करूं मैं इसको, क्योंकि मुझे एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला पता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है। और अब हमें इसके अंदर में किसको जो जीरो की तरफ में मूव करवाना है, जीरो टू टेंड्स टू जीरो करवाना है, तो डेल टी को मुझे टेंड्स टू करवाना है। तो यहां पर मैथमेटिकल टूल मेरे लिए क्या बोलता है कि लिमिट लगा दो किसके ऊपर में? डेल टी के ऊपर में, जो कि अप्रोच करेगा जीरो की तरफ में। तो फाइनली आप लोगों को ये क्या मिल गई? इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल गई। लेकिन इसका एक बहुत ही सरल और आसान भाषा में अगर आप लोग इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो इस कंप्लीट को, इस मैथमेटिकल अप्रोच को मैं लिख सकता हूं डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, और यही मेरे लिए क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये जो पूरी कहानी थी ना, ये इस पॉइंट पर लाने के लिए थी, क्योंकि मुझे डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर में अगर मिल जाता है तो इसके थ्रू मैं कुछ निकाल नहीं सकता। इसके लिए तो मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी, और लिमिट को अवॉइड करने के लिए हमें इसको किस फॉर्म में लेके आना पड़ता है? डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर में लेके आना पड़ता है। क्यों लेके आना पड़ता है समझो इसको। मान लो मैंने दिया x² प्लस में 3x आप लोग को दे दिया, और प्लस में 4 मैंने आप लोग को दे दिया, तो मैंने कहा भाई इसको डिफरेंशिएट करो या फिर लिमिट लगाओ। तो लिमिट लगा के सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। अगर हम इसकी लिमिट जो जीरो को टेंड्स करवाते हुए अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में करना चाहूं तो सीधा डिफरेंशिएट करूंगा 2x प्लस में 3 और ये जीरो हो जाएगा, तो आपका आंसर यहां से ये बनकर आ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए किसी भी इंस्टेंट के ऊपर में आपको चाहिए तो आगे से आप जो भी गिवन होगा आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, उसका आप क्या कर लेंगे? डेरिवेटिव कर लेंगे, आपके पास में उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है भाई, ये कहानी थी किसकी? जो हम पढ़ रहे थे स्पीड को लेकर। अब सेम कहानी मेरे लिए किसकी होगी? वेलोसिटी की भी होगी, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर में? वेलोसिटी जो होती है वो हमारे लिए डिपेंड करेगी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में, वो डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा इसको रिप्रेजेंट करेंगे एस से। और डिस्प्लेसमेंट है क्या भाई एक्चुअल में? डिस्प्लेसमेंट वो चीज होती है जो कि हमारे पास में दो पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसकी जो दूरी होती है वो मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है। अब समझो इसको, मान लो मेरे पास में ये कोऑर्डिनेट है, मैं 2D इसके अंदर में 2 कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहा हूं, x और y कोऑर्डिनेट यूज कर रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं एक पोजीशन वेक्टर के थ्रू समझाता हूं आपको, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर थी, यहां पर थी ए पॉइंट पर, तो मैंने ओरिजिन से दूरी फाइंड आउट करी, भाई अच्छा यहां पर है, तो ये मैंने इसको नाम दे दिया आर ए दे दिया, आर वेक्टर ए दे दिया मैंने इसको। और जब थोड़ी देर के बाद में मैंने ऑब्जेक्ट को देखा तो वो यहां से मूव करके यहां पर चली गई है, इस पॉइंट पर आ गई है। तो यहां से इसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, यानी कि वो ऑब्जेक्ट अभी किस पॉइंट पर है। अगर वेक्टर फॉर्मेशन के अंदर में देखूं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर में देखूं तो वो यहां पर आ गई है।
ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट चली कहां से थी, ए पॉइंट से चली है और बी पॉइंट पर पहुंच गई है, तो ये जो इनके बीच की दूरी होगी ये क्या कहलाएगी भाई, इसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इनका जो मेरे पास में पोजीशन वेक्टर बोल लो आप लोगों के, ये हो गया। और ये जो डिस्टेंस हो गई इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेस कर दिया है, क्योंकि ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी मेरे लिए क्या हो गई है, वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। ठीक है भाई, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो आप लोग, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है वी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और वेक्टर क्वांटिटी है तो वी वेक्टर इसके ऊपर लगा देंगे, और इसका जो फॉर्मूला रहेगा, यानी कि ये अगर मेरे लिए आर बी है, ये आर है, या फिर मैं कहूं कि आर एफ है, ये मेरे लिए आर आई है, इनिशियल है, तो आपका जो फाइनल पोजिशन वेक्टर है वो वेक्टर माइनस में इनिशियल जो पोजीशन वेक्टर है वो डिवाइडेड बाय टाइम, ये अगर आप लोग कर देते हैं तो आपको क्या मिलती है, उसकी वेलोसिटी मिल जाती है। वेक्टर फॉर्मेशन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर में वेक्टर फॉर्मेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमको वेक्टर को सोल्व करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। इनके क्वेश्चंस भी हम समझेंगे अच्छे से, इनके चीजों को भी हम एनालिसिस करेंगे। ये अपने आप में क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई। अब सेम अप्रोच लगाऊंगा, ये कौन सी मिलेगी, ये मेरे को मिलेगी एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। एवरेज वेलोसिटी क्यों, डिफरेंट हम उसकी वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा होगा, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मेरे पास में वी एवरेज रहेगा दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम रहने वाला है। ठीक उसी तरह से अगर मेरे को ये बोल दिया जाए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो कैसे आप उसको अप्रोच करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि मैं डेल एक्स बाई डेल टी करता था, फिर उसके ऊपर मैं लिमिट लगा रहा था, लिमिट लगाने के बाद में मैं उसको डी एक्स बाई डी टी की फॉर्म में लिख रहा था। तो ठीक उसी तरह से उसी अप्रोच को यहां पर ध्यान में रखते हुए मैं यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिख सकता हूं डी एस, यानी कि जो डिफरेंशियल होगा, जो मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिवाइडेड बाई डी टी। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, दिस विल गिव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, अच्छे से इनको ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा, एक तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला, क्योंकि ये मुझे यूज देगा जब मैं डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करूंगा, और ये मुझे यूज देगा जो पिछले वाला है, ये वाला मेरे को यूज कब देगा, जब मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एग्जामिनर बोलता है। तो चलो बात करते हैं, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में मैं कुछ आप लोगों को समझा दूं कि दो तरह से आप जो स्पीड होती है और वेलोसिटी होती है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो वेलोसिटी, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया आप लोगों को कि वेलोसिटी मैंने आप लोगों को गिवन दी, दिस इज 2i प्लस में 3j। अब आप लोग को समझ में आया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों पता लगा, ये जे है भाई यहाँ पर ना, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में एक एक्स कोऑर्डिनेट है और एक मेरे पास में वाई कोऑर्डिनेट के अंदर में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है, यानी कि इस तरह की वेलोसिटी का इसका बनेगा v, और t मेरे पास में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मेरे पास में ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर में मूव कर रही है, जिसकी वेलोसिटी 2i और 3j, यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट मेरा 3 है, ये मेरे पास में vy है, और ये मेरे पास में vx है। y कोऑर्डिनेट 3 है और z x कोऑर्डिनेट मेरा 2 है, तो कहीं यहां पर मेरा पॉइंट लाई कर रहा है, मैंने उसकी डायरेक्शन बना दिया। ये तो मेरे पास में वेक्टर क्वांटिटी होगी। लेकिन अगर मैं इससे स्पीड को निकालना चाहूं, ये तो मेरे पास में क्या थी, वेलोसिटी हो गई है। अगर मैं यहां से स्पीड को निकालना चाहूं तो इसका मुझे क्या कर देना है, मॉडुलस ले लेना है। ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको वेलोसिटी से स्पीड की तरफ में जाएंगे तो हमेशा उसका क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। क्या लेंगे भाई, मैग्नीट्यूड लेंगे। और मैग्नीट्यूड लेने का तरीका क्या होता है कि जो x का कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर प्लस में y का जो कोऑर्डिनेट है वो उसका स्क्वायर, और जो मेरे पास में z का स्क्वायर है उसका कोऑर्डिनेट, और इस पूरे का क्या लगा देते हो आप लोग, रूट लगा देते हो। तो यहां पर समझो आप लोग कि मेरे पास में x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 है, तो यहां पर आपने रखा 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहां पर y की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, 3 है, इसका स्क्वायर करोगे 4 हो गया, और इस पूरे का रूट, क्योंकि z कोऑर्डिनेट इसके अंदर में है नहीं, तो यहां से आपकी वेलोसिटी आ गई है रूट 13 आ गई है। तो ये जो आपने मोड ले लिया ना इसका, तो मोड जब भी ले लेते हो तो ये मेरे लिए रिप्रेजेंट करता है उसकी स्पीड को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को बता रहा हूं कि जब भी आप लोग मॉडुलस लोगे, किसका, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी विल गिव क्या देगा भाई, वो मुझे स्पीड प्रोवाइड कर देता है। बहुत ही ज्यादा बार यूज होगा ये वर्ड, जो मैं यहां पर ये पॉइंट लिखा है, ये की पॉइंट जो लिखा गया, बार बार इसका हम यूज करते रहेंगे। चलो अब आगे बढ़ता हूं मैं, कुछ और इंपॉर्टेंट जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूं कि मान लो एक क्वेश्चन यहां से मैं आप लोगों के लिए उठा लेता हूं। क्वेश्चन मेरे पास में है, एक एग्जाम के अंदर में आया हुआ ये क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से काइनेमेटिक्स समझी है तो आप इसका आंसर मेरे को इजीली दे पाएंगे। क्या क्वेश्चन है, देखो मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, वो एक सर्कुलर पाथ मूव कर रही है, ठीक है भाई, और यहां से इसके सेंटर से इसकी दूरी जो है वो रेडियस आप लोग को दिया गया 1 मीटर का रेडियस इसने यहां पर फॉर्म कर लिया। ओके जी, अब यहां पर बताऊं मेरे को जो इसके अंदर में और गिवन है कि ये यहां से इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, या मैं कहूं कि इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, कितनी
1 मीटर पर सेकंड। जब ये यहां से मूव करना शुरू किया ए पॉइंट से और बी पॉइंट की तरफ जा रहा है तो इसकी कांस्टेंट स्पीड है दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड मेरे पास में। तो आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि रेशियो बताना है आपको एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का, इन दोनों का रेशियो आप लोगों को बताना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अगर बहुत अच्छे से समझ गए हैं एवरेज स्पीड को और एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट को, तो आप इजीली इसके क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलो करो एक बार कोशिश करके देखो, समझाता हूं मैं तो। हाँ भाई आ गया, कितना आया आप लोगों का आंसर? क्या किसी का 2/π आया है? अगर नहीं आया ना तो गलत है आप लोगों का। क्यों गलत है? क्योंकि आपको इस क्वेश्चन की अप्रोच समझ में नहीं आई होगी। आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के अंदर में फिर से कंफ्यूज हो गए होंगे। चलो शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं इसकी एवरेज स्पीड को, क्योंकि इसके अंदर में पूछा क्या गया है, इसका सिर्फ रेशियो पूछा गया है। तो एवरेज स्पीड निकालने का मेरे को फॉर्मूला बताओ, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये होता है, आप लोग को अच्छे समझ में आता है। लेकिन आप लोग यहां पर एवरेज स्पीड निकालने क्यों जा रहे हो भाई? पहले तो ये देखो ना कि इसने कहा कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, और अभी थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर मैंने क्या समझाया था, इसीलिए कहता हूं कि थ्योरी को थोड़े से अच्छे से समझा करो आप लोग। मैंने समझाया था कि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो मुझे कोई एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप में क्या है, उसकी एवरेज स्पीड है। तो यहां पर आप बोल सकते थे कि इसकी एवरेज स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? ठीक है। अब जाता हूं मैं अगली निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे क्या निकालनी चाहिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पर कैलकुलेशन करो टोटल डिस्प्लेसमेंट की। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो इनिशियल पॉइंट ये है मेरे पास में और फाइनल पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो छोटा से छोटा पाथ होगा वो ये हो सकता है, दैट इज 2 मीटर, क्योंकि 1 मीटर ये और 1 मीटर ये हो गया, तो 2 यहां पर आप लिख सकते हो। लेकिन आपको ये नहीं पता कि यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा। अब एक की पॉइंट और देता हूं आपको, जो कि मैक्सिमम लोग इसके अंदर में कंफ्यूज रहते हैं कि ठीक है जी, अब वेलोसिटी स्पीड के अंदर में तो टाइम ये निकाल लिया कि ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लिया, लेकिन जब वेलोसिटी निकालते हैं तो ये टोटल टाइम हमें कौन सा लेना चाहिए। तो इस पॉइंट को नोट कर लो कि जो वो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करने में लेती है ना, जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल में टाइम लगता है वही टाइम हमें यहां पर यूज करना पड़ता है। ट्रेवल टाइम यूज इन वेलोसिटी, यही वेलोसिटी के अंदर में भी हमें टाइम यूज करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत लोग इसके अंदर में कंफ्यूज भी रहते हैं, जिसकी वजह से उनके आंसर्स गड़बड़ हो जाते हैं। अच्छा, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये टोटल टाइम कितना लगा है? टाइम तो कुछ गिवन नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज जरूर पता है कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां से और बी पॉइंट पर जा रही होगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, कितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, पाई आर किया। भाई पाई मेरे पास में टोटल अगर सर्कुलर पे जाती तो उसका सर्कमफ्रेंस हो जाता 2πr। तो यहां से इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई मेरे पास में 2πr डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास में 2 यानी कि पाई आर, और आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 1 है, तो ये आ गया मेरे पास में पाई। ठीक, स्पीड कितनी ली उसने? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड रही है तो हम बोल सकते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड से मूव किया। मैं इसकी बात कर रहा हूं जो ऊपर जा रहा है। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे टोटल टाइम निकालना है, और टोटल टाइम वही होता है जो एक्चुअल पाथ में बॉडी ट्रेवल करती है। अब एक्चुअल पाथ में ट्रेवल कर रही है तो मुझे उसकी स्पीड पता है, उसका डिस्टेंस पता है, क्या टाइम नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकल सकता है। क्या आएगा इसका टाइम? तो टाइम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि क्या होगा मेरे पास में, ये हो गया मेरे पास में स्पीड सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरे पास में टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी गिवन है पाई, और टाइम कितना मेरे पास में 1। ठीक, तो यहां पर आप लोगों को टाइम की वैल्यू पता लग गई। टोटल टाइम कितना लिया उसने? पाई बाई 1 लिया, यानी कि पाई उसने ले लिया। तो आपका आंसर क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस 2 हो गई है और टोटल टाइम कितना हो गया? पाई हो गया। इसलिए मैंने कहा था कि अप्रोच बहुत अच्छे से समझेंगे, एग्जामिनर किस अप्रोच के साथ में आपको क्वेश्चन दे रहा है। ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। अब मैं लेवल को थोड़ा सा ऊपर उठाता हूं। समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार दोबारा से इसको पीछे जाकर जरूर देखें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये के पॉइंट आप लोग जरूर इसके अंदर में ध्यान रखेंगे। और एवरेज स्पीड वाला जो मैंने कंसेप्ट दिया कि कांस्टेंट स्पीड है तो वही उसकी एवरेज स्पीड होगी। एवरेज निकालते क्यों? क्योंकि अलग अलग अगर वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है तभी तो हम एवरेज निकालते हैं ना। लेकिन उसने कहा कि थ्रू आउट वो मोशन जो है वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको निकालने की। आई होप आप लोग को आई होगी चीजें। नेक्स्ट बात करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास में, बहुत ही बेहतरीन बुक से उठाए हुए क्वेश्चन है ये, जो फिजिक्स की इरोडो आती है वहां से उठाए हुए क्वेश्चन है ये। इसके अंदर में बोला गया है, हालांकि कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर में, लेकिन फिर भी मैं यहां पर करवा देता हूं। इसमें कहा गया है कि 1/3 डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट 1/3 डिस्टेंस है, और ये 1/3 डिस्टेंस है, और ये 1/3 डिस्टेंस है। तो तीन उसने जो टोटल डिस्टेंस है उसके 3 हिस्से यहां पर बना दिए हैं,
और बोला है कि जो मेरे पास में वेलोसिटी v1 से यहां पर मूव कर रहा है, v1 वेलोसिटी से यहां पर, v2 वेलोसिटी से यहां पर और v3 वेलोसिटी से यहां पर मूव कर रहा है। अब यहां पर जो आप लोगों से पता लग गया होगा कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, बिल्कुल सही समझा है। यहां पर मैं पूछना चाह रहा हूं एवरेज स्पीड। क्यों भाई? क्योंकि अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते पूरे पाथ को कि इतनी वेलोसिटी से मूव किया या v2 से मूव किया या फिर v3 से मूव किया, नहीं कह सकते। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है? एवरेज स्पीड निकालना पड़ता है। और एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, अब यहां पर मुझे टाइम तो ना टाइम पता है, टाइम इसके अंदर में जो है जो वेलोसिटीज मेरे पास में गिवन है और मेरे पास में डिस्टेंसेस गिवन है कि कितना डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना आप लोग को, तो बोले कि भाई 1/3 के अंदर में मैंने डिवाइड किया या 1/4 के अंदर में डिवाइड किया या 1/5 के अंदर में डिवाइड किया, तो जितने में डिवाइड कर रहा है ना उतना उसको डिस्टेंस मान लो। क्यों बता रहा हूं ये पॉइंट? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जैसे मैंने मान लिया ये पूरी जो डिस्टेंस है, ये पूरी जो डिस्टेंस है इसको मैंने 3D मान लिया, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने 3D लिया। तो यहां पर मेरे पास में कितना आ गया? डी हो गया। ये मेरे पास में क्या हो गया? डी हो गया। ये मेरे पास में क्या हो गया? डी। तो ये जो आपका रेशियो वाला आ रहा है ना 1/3 1/4, ये आपकी कैलकुलेशन से बच जाओगे। शॉर्ट करने के लिए मैं ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं। चाहे टाइम हो चाहे वेलोसिटी हो, कुछ भी हो, जितने में डिवाइड किया ना उसी को उतना ही मान लो। ठीक, अब यहां पर वेलोसिटी इसने बोली कि ये v1 से मूव कर रहा है, ये v2 से मूव कर रहा है, ये v3 से मूव कर रहा है। तो मुझे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस तो आप लोग को फॉर्मूले के अंदर पता लग गई है, कितनी है भाई? ये 3d है। लेकिन टाइम मुझे नहीं पता है, तो टाइम निकालने के लिए एक फॉर्मूला तो मुझे पता है कि अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, जो मेरे पास में डिस्टेंस और वेलोसिटी है, तो मेरे पास में क्या जाएगी? इसका टाइम निकल के आ जाएगा। तो यहां पर मैंने ले लिया d डिवाइडेड बाय v1। उसी तरह से t2 टाइम, इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इसने कितना लिया? d बाई v2। इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इसने क्या लिया? ये t3 दैट इज d बाई v3। भाई ये फॉर्मूला तो पता होगा ना, या फिर ये भी नहीं मालूम आप लोगों को? बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम यहां पर जाएगा तो डिस्टेंस के नीचे आ गया स्पीड। मुझे पता है आप लोगों को आता है, लेकिन फिर भी बताना मेरे को जरूरी है। तो यहां पर आपका टोटल डिस्टेंस आ गया 3d और नीचे आपका जो टाइम आ गया दैट इज d में अगर कॉमन ले लो तो यहां से 1/v1 प्लस में 1/v2 प्लस में 1/v3 आ गया। जो बुक के अंदर में था वो 2 वेलोसिटीज को लेकर था, मैंने आपका 3 के अंदर में डिवाइड कर दिया है। चाहे 3 के अंदर करूं 4 के अंदर में करूं, कोई उसके अंदर में फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका बेस जो है, बेसिक जो है, देखो फिजिक्स जो है ना, मैं बहुत से लोग बोलते हैं कि फिजिक्स जो होती है ना बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स लगाने से आती है, मैं नहीं मानता। फिजिक्स जो है ना वो आती है आपको कंसेप्ट समझने से। आप चाहे 1000 न्यूमेरिकल्स लगा लो, एक ही टॉपिक के ऊपर में 1000 न्यूमेरिकल्स लगा लो, कोई फायदा नहीं जब तक आपको अपना कंसेप्ट नहीं पता है। अगर कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता है तो आपके लिए चाहे कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना के दे दे, आप इजीली कर लोगे इसको। तो आप लोग फिजिक्स के कंसेप्ट को समझो, क्या कंसेप्ट है, उसके बाद में उनके क्वेश्चंस की अप्रोच करो। तो यहां से आपका डी से डी कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल होने के बाद में आप लोग यहां पर क्या ले सकते हैं? जब इसका पूरा रेशियो लेंगे तो नीचे जब इसका एलसीएम आएगा तो v1 v2 v3 आ जाएगा, जो कि ऊपर उठकर आ जाएगा v1 v2 v3, और नीचे आप लोग के जब ये मल्टीप्लाई एलसीएम वगैरह लोगे तो यहां पर आएगा v1 v2 प्लस में v2 v3 प्लस में v2 और v1 v3। तो ये आपका क्या आएगा? फाइनल आंसर यहां से निकल कर आ जाएगा। ये आपका बेसिक आंसर इसके अंदर मैंने बताया। आप इसको फॉर्मूले के अंदर में फॉर्मूले के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जब आपको डिफरेंट वेलोसिटीज गिवन हो तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर में हजारों न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि यहां पर आपका 3 में कर रहा है या 4 में कर रहा है, जिसमें भी कर रहा है उसी के अंदर में उसके डिस्टेंस को मान लो। यहां पर 4 करेगा तो 4 आ जाएगा यहां पर, क्योंकि हमें दिख रहा है इसका जो भी कैलकुलेशन। 5 होगा तो 5 आ जाएगा, 6 होगा तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पर वेलोसिटी जो अपना अपना रूप यहाँ पर अलग अलग ले लेंगे। तो यहाँ पर जो नीचे डिनोमिनेटर में उन 2 के 3 के कॉम्बिनेशन वहां पर बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 3 का जब 3 हिस्सों में बांटा तो यहाँ पर 2 के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, 4 हिस्सों में बांटेगा तो यहाँ पर 3 के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, 5 का कॉम्बिनेशन लेगा तो यहाँ पर 4 के कॉम्बिनेशन आने शुरू हो जाएंगे। तो कितने में भी डिवाइड करें आप इस फॉर्मूले के ऊपर में, ये कंसेप्ट है, इस फॉर्मूले के ऊपर में अड़िग रहेंगे तो आपका इजिली क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं अगर थोड़ा सा और घुमा देता हूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता हूं, और उसके अंदर में मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि भाई मेरे पास में जो बॉडी है वो ट्रेवल कर रही है, विद जो डिस्टेंस है मेरे पास में, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, जिसको मैंने मान लिया d1 है, ये d2 डिस्टेंस है, ये मेरे लिए d3 डिस्टेंस है। और ये टोटल टाइम है ना, अगर यहां से 0 से यहां तक पहुंचने के लिए अगर t टाइम लग रहा है, उसके 1/3 के अंदर में ये इतना ट्रेवल कर रही है, 1/3 के अंदर में इतना ट्रेवल, और 1/3 ऑफ द t ये यहां पर ट्रेवल कर रही है। अब चाहो तो इस पूरे कंप्लीट टाइम को
3t भी मान के चल सकते हो, लेकिन मैं जो एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन के अंदर में दिया गया था वो यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज दिया था कि t टाइम वहां पर वो ले रही है। तो मैं यहाँ पर मान लूं कि ये मेरे पास में t/3 स्लॉट है और ये मेरे पास में 2t/3 है। भाई जो ऑब्जेक्ट है वो 0 से t/3 d1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितनी वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से, क्वेश्चन के अंदर में गिवन है। d2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है v2 वेलोसिटी से और d3 कर रही है वो v3 वेलोसिटी से। तो मुझे अपने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना आता है, एवरेज स्पीड का निकालना आता है फॉर्मूला, दैट इज कितना होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला होता है। तो आ जाओ इसी के ऊपर में देखते हैं इसको। तो एवरेज स्पीड मेरे पास में क्या है, टोटल डिस्टेंस आप लोगों को पता है d1 d2 d3 है, लेकिन यहां पर तो मेरे को टोटल डिस्टेंस गिवन ही नहीं है। तो मुझे कैलकुलेशन तो पता है कि स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को निकालने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, स्पीड इंटू में टाइम। ये फॉर्मूला मेरे पास में आ गया। तो यहां से आपने बनाया कि d1 जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी v1 है और टाइम उसने लिया 1/3। तो यहां पर आपके पास में आ गया v/3 t/3 आ गया। उसी तरह से d2 टाइम आप लोगों ने लिया तो d2 डिस्टेंस आप लोगों ने ली v2 t/3 आ गया। उसी तरह से d3 आप लोगों ने लिया तो v3 t/3 आपके पास में आ गया। तो टोटल डिस्टेंस के लिए आप कंफर्म हो गए, कितनी होगी टोटल डिस्टेंस भाई, दिस इज t/3। अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां से आपके पास में बचा v1 प्लस में v2 प्लस में v3 आ गया, और नीचे मेरे पास में क्या बची टोटल टाइम, टोटल टाइम मुझे t दिया गया है। तो t से यहां पर क्या हो गया, t से t कैंसिल हो गया, तो टोटल वेलोसिटी जो आई है मेरे पास में इसके अंदर में दिस इज v1 प्लस v2 प्लस में v3 डिवाइडेड बाई 3, या क्या ये क्या आ गया आपकी v एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको डिफरेंस, अब मैं यहां पर कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दूं भाई आप लोगों को, कर लोगे आप लोग। चलो मैं बोल देता हूं कि इसने पहली जो है 10 मीटर पर सेकंड से करी है, दूसरी जो है वो कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से कर रहा है, और तीसरा जो है वो यहां पर आप मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, वो वन थर्ड टाइम के अंदर में। तो मैंने पूछा एवरेज वेलोसिटी बताओ। अब आपको ये पता है कि भाई टाइम जो है वो इक्वल ड्यूरेशन के अंदर में ले रहे हैं, तो इक्वल के लिए जो भी वेलोसिटी आप लोग की आई है ना उनका क्या करोगे, सम करोगे और नीचे उतने से आप डिवाइड कर दोगे। 3 को जोड़ा है तो 3 का आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और जब आप लोगों को डिस्टेंस गिवन मेरे पास में इक्वल डिस्टेंस के अंदर में तोड़ा जाता है, तो इक्वल डिस्टेंस के अंदर का फॉर्मूला ये है मेरे पास में। तो दोनों फॉर्मूलों की अप्रोच आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू मैं कुछ भी दे देता हूं इसके अंदर में, इसके अंदर 15 दे दी, इसके अंदर में 10 दे दिया, इसके अंदर में 5 दे दिया, कर लो भाई आप लोग। ये मेरे पास में डिस्टेंस थी, उसको पूरे को मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी डिस्टेंस इसके अंदर में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको वेलोसिटी की फॉर्म के अंदर में इजीली इनके ऊपर मैं वैल्यूज रखूंगा और अपने आंसर्स को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक के ऊपर में। अब थोड़ी सी थ्योरी मैं आप लोग को समझाना चाहूंगा कि मेरे लिए जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस है वो कैसे हम इसके कैलकुलेशंस लेके चलते हैं। तो आपने समझा कि मेरे लिए v वेलोसिटी अगर मैं इसका मॉडुलस ले लेता हूं तो मुझे क्या प्रोवाइड करती है, ये बिल्कुल बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले समझ गया, बताओ जल्दी से। तो ये मुझे प्रोवाइड करती है स्पीड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है dx, जब हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं dx/dt। याद रखना इस फॉर्मूले को यूज करूंगा मैं। ये किसके लिए था, स्पीड के लिए था। और जो मेरे पास में वेलोसिटी होती है v वेक्टर, तो मैं इसके लिए डायरेक्टली यूज कर लेता हूं ds का वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। ये फॉर्मूला दो आप लोगों ने समझे कि जब भी मॉडुलस, ये बार बार मैं क्यों इसके ऊपर मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं कि मॉडुलस, क्योंकि भाई मैं उसके मैग्नीट्यूड से बात करता हूं, मैं वेक्टर क्वांटिटी नहीं है अपने आप में स्पीड। वेक्टर क्वांटिटी तो वेलोसिटी है, और जब हम उसका वेलोसिटी किसके डिपेंड करती है, वो डिस्प्लेसमेंट में करती है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसके ऊपर में डिपेंड करती है, और डिस्टेंस जो होती है वो उसके एक्चुअल पाथ पे ट्रेवल करती है। तो एक्चुअल पाथ के लिए हम वेलोसिटी स्पीड को डिफाइन करते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसके लिए वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। तो कंफ्यूज ना हो भाई मेरे, अगर हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। यहां पर आप लोगों के लिए क्या हो गई है, ये मेरे लिए वेलोसिटी आ गई है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड के लिए हम, अगर मेरे को वेलोसिटी गिवन है यानी कि वेक्टर फॉर्मेशन गिवन है, उसका मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं तो मैं स्पीड कैलकुलेट कर सकता हूं उसकी, और वेक्टर क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन है तो वो मेरे लिए वेलोसिटी का काम करेगी। बस इतना ध्यान रखो आप लोग, ठीक है भाई। तो यहां पर आप लोग देखें, क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर आ जाएगा मेरे लिए, कि मैंने दिया कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट है इफ x इज इक्वल टू 2t² प्लस में t प्लस में 1। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, और आपको इसके अंदर में फाइंड आउट करना है मेरे लिए एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, और दूसरा इसके लिए फाइंड आउट करना है कि क्या मेरे लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, कब, 2 सेकंड के ऊपर में। जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर निकालने की कोशिश करो, कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। कंसेप्ट मैंने कहा था ना कि इनको बहुत अच्छे से समझ लेना आप लोगों को, यही आपकी हेल्प करेंगे और कोई नहीं करने वाला।
चलो नहीं आया तो मैं यहां पर समझा देता हूं आपको। ये बेसिकली मेरे लिए पूछा गया है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला गया। बहुत से लोगों ने इसका डेरिवेटिव ले लिया होगा, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लोग इसके अंदर में ध्यान देते कि ये मेरे को गिवन क्या है, यहां पर मेरे को गिवन है डिस्टेंस, ये मेरे को क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। तो मैं पहले ये निकाल लूं कि मैं जब बॉडी जो x0 पर थी, यानी कि जब उसने चलना शुरू किया, उसका ओरिजिन कहां पर था, यानी कि टाइम इक्वल टू 0 पर वो कहां पर थी ऑब्जेक्ट, तो वहां पर मेरे लिए मैं देख लूं, क्योंकि मुझे तो एवरेज के लिए क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं निकाल लूंगा तो मेरे लिए इजीली हो जाएगा इसको कैलकुलेट करना। अब मैं उसके फॉर्मेशन के अंदर में टाइम के ऊपर में डिपेंडेंसी देनी शुरू कर दी क्वेश्चंस के अंदर में, थोड़ा सा लेवल अप करता जा रहा हूं मैं। तो यहां पर 0 पर देखा था 2, यहां पर 0 वैल्यू रखी आपने, टी की 0 आ गई और ये 1 आ गया, यानी उस टाइम पे कहां पर थी वो 1 मीटर पर थी, कहां से, ओरिजिन से। जब मैं उसको 2 सेकंड पर ऑब्जर्व किया था ऑब्जेक्ट को, क्योंकि मेरे पास में जो डिस्प्लेसमेंट है या जो डिस्टेंस है वो टाइम का फंक्शन, तो आराम से इसके अंदर वैल्यूज रखूंगा और इसके आंसर को कैलकुलेट करूंगा। तो यहां पर 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास में, यहां पर 2 हो गया और यहां पर प्लस 1 हो गया, तो टोटल आपके पास में ये आया 11 मीटर। अच्छा, अब ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, मानो जब ऑब्जेक्ट यहां पर था, ओरिजिन से यहां पर था 1 मीटर की दूरी पर, और यहां से जब ये चलना शुरू किया कब, t इक्वल टू 0 के ऊपर में, और t इक्वल टू 2 पर ये यहां पर पहुंच गया कितनी दूरी पर, 11 मीटर के ऊपर में। तो इसने एक्चुअल में चला कितना भाई, यहां से यहां तक की तो दूरी तय करी है, तो ये टोटल चला कितना, इन दोनों का माइनस, यानी कि 10 मीटर चला है वो। 10 मीटर चला है तो आपको टोटल डिस्टेंस तो पता लग गई कितनी आ गई, 10 आ गई है, और टोटल टाइम कितना मेरे पास में 2 है, यानी आपका स्पीड आया 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये निकालने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो मेरे पास में फॉर्मूलाज है जो डेरिवेटिव वाले हैं, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर में रख के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया होगा और आंसर मेरे को दिया होगा। मैं बता देता हूं आप लोगों को कि इसका आंसर आप लोगों ने दिया होगा 4t प्लस में 1, और आपने कहा जी ये है मेरे पास में 4 टू 8 प्लस में 1 यानी कि 9 मीटर पर सेकंड आप लोगों ने मेरे को एवरेज वेलोसिटी दे दी होगी। लेकिन भाई एवरेज स्पीड दे दी होगी, एवरेज स्पीड का बेस तो समझो आप लोग। एवरेज स्पीड बोलती है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम देना है, तो टोटल डिस्टेंस तो देख लो कि 2 सेकंड के अंदर में कितना ट्रेवल किया, ये तो मेरे को पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर में देगा, 2 सेकंड के ऊपर में। जब मैं कहा था ना कि जो दोस्त वाला आप लोगों को बताया था कि दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो आप लोग, तो जब यहां से चलना शुरू किए और यहां तक गए, तो ये पूरे पाथ की तो आपकी क्या है, वो तो एवरेज वेलोसिटी है, जो कि हमने इसके थ्रू निकाल ली, देखो यहां पर निकाल लिया। अब मैंने जस्ट आप लोगों से ये पूछा है कि भाई इस पॉइंट पर बताओ 2 सेकंड पर जब था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो सभी को पता है भाई, उसका डेरिवेटिव कर दो आप लोग। इंस्टेंट के लिए तो हम डेरिवेटिव कर देते हैं ना, जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट मेरे को दी गई है। तो क्या करते हैं आप लोग, इसके अंदर में जो गिवन था आपके पास में x की वैल्यू थी, दैट इज 2, कितना गिवन है भाई, ये 2t² प्लस में t प्लस 1, ये मेरे पास में गिवन था। तो आप इसका dx/dt कर देते किस टाइम के ऊपर में, 2 सेकंड के ऊपर में, क्योंकि मुझे तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर में चाहिए। तो यहां पर आप कर देते 4t प्लस में 1, ये आ गया, और टाइम मेरे लिए कितना है, टाइम इक्वल टू 2 है, तो यहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे, 2 4 जा 8 हो गया, प्लस में 1, यानी कि आपकी वेलोसिटी आई 9 मीटर पर सेकंड। तो ये कौन सी वेलोसिटी है, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नहीं आया समझ में, एक और क्वेश्चन करवा के दिखाऊं, चलो एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूं, आप खुद इसको सोल्व करेंगे और मेरे को आंसर बताएंगे इसका। कि मान लो मैंने x दे दिया आपको और ये मैंने आंसर दिया, क्वेश्चन दिया आपको 3t³ प्लस में, मैं इसको इसके अंदर में 3 डिग्री के अंदर में दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी इजीली सोल्व कर लेंगे, बस आपके बेसिक जो है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। 2t प्लस में 1 मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया रैंडमली, और मैंने पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी या फिर स्पीड बताओ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वेलोसिटी भी अगर बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है तो आप समझ लेंगे स्पीड की ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये बतानी है आपको 3 सेकंड के ऊपर में मेरे को बतानी है, 3 सेकंड के ऊपर में बतानी है क्या, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, और जो मेरे पास में इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आप लोग को बतानी है, कब, 3 सेकंड के ऊपर में। तो क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको अटेम्प्ट करेंगे, बड़ा मजा आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसके अंदर में। नेक्स्ट टाइप में जो इसके अंदर में एक थ्योरेटिकल पोर्शन इसके अंदर में समझाऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, अच्छे से समझना भाई इसको। अभी मैंने आपको कहा कि मेरे लिए 2 क्वांटिटीज आती हैं, एक होता है कि डिस्टेंस और दूसरा होता है स्पीड, इन दोनों का अपने पास में रिलेशन होता है। और दूसरे स्टेप पर आप जाओगे तो यहां पर होता है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या मैं, अभी आपने निकाला कि डिस्टेंस का यूज करते हुए आपने स्पीड निकाल दी, डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हुए वेलोसिटी निकाल दी, लेकिन अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी अपने क्वेश्चन को घुमाया और उल्टा जाना चाहा, तो वो स्पीड से डिस्टेंस निकलवानी चाहिए तो,
और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकलवानी चाहिए। तो समझो, मैंने लिखवाया आप लोग की v मॉडुलस, ये मेरे को क्या देता है, स्पीड देता है, और इसको हम लिखते हैं dx/dt लिखते हैं। बहुत खूब, मुझे निकालनी क्या है, डिस्टेंस निकालनी, यानी कि x निकालना है। जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिफरेंशियल मेरे पास में गिवन होता है, तो आपने एक दूसरा भी नाम सुना होगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, उन सबको मिला देते हो, इंटीग्रेट करना यानी कि इकट्ठा करना, उन सबको इकट्ठा कर देते हो तो पूरी क्वांटिटी मिल जाती है, पूरी क्वांटिटी आप लोग को मिल जाती है, कंप्लीट क्वांटिटी आप लोग को वहां पर मिल जाती है। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालनी है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कहां पर, ये देखो x में रही। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो अब इंटीग्रेट करने के लिए पहले तो आपको इसको थोड़ा सा इसका रूप चेंज करना पड़ेगा। यहां पर मॉडुलस, देखो मैं इस मॉडुलस को नहीं छोड़ रहा हूं भाई, मॉडुलस को छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर मेरे लिए v dt हो गया, छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगी, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, और यहां पर आप लिख रहे हो स्केलर क्वांटिटी, तो हमारे लॉज को फॉलो नहीं करेगी ना ये, यानी एक साइड आप स्केलर लिख रहे हो और एक साइड में आप वेक्टर क्वांटिटी लिख रहे हो, तो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको मॉडुलस को छोड़ना नहीं है। यहां तक कहानी आई होगी आपको समझ में। तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा ना, जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास में x, और यहां पर आप लोग दोगे कि ये मेरे पास में v dt यानी इसका मॉडुलस, और ये t। अब एक पॉइंट यहां पर नोट कर लेना आप लोग, ये फॉर्मूला तो मेरे पास में बन गया, लेकिन ये v dt जो है ना, जब यहां पर, तो चलो हम इसके मॉडुलस की बात कर लेंगे, तो ये मैक्सिमम केस के अंदर में हमें क्या रखना चाहिए, फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम हमें इसको इसके अंदर में कन्वर्ट करना चाहिए, तभी इसके बाद में इसकी कैलकुलेशन को हमें स्टार्ट करना चाहिए। क्यों बता रहा हूं, अभी इस फॉर्मूले को यहीं पर छोड़ दो, बस अभी इस फॉर्मूले को यहीं पर छोड़ दो, जब न्यूमेरिकल के अंदर में जरूरत पड़ेगी तो वहां पर आप लोग को इसके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब कहानी आप लोग को ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है जी, ये तो हो गया मेरे लिए कि मैं इससे क्या निकाल ले रहा हूं, डिस्टेंस निकाल ले रहा हूं। लेकिन अगर कोई मेरे से ये पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी भाई, वो भी तो मुझे निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी मेरे पास में गिवन है। तो वेलोसिटी से आप लोगों ने वेलोसिटी निकाली आपने, डिस्प्लेसमेंट से वेक्टर क्वांटिटी, और नीचे आप लोगों ने टाइम लिख दिया। तो क्या मैं उल्टा नहीं कर सकता, ds इसका इंटीग्रेशन कर दूं, और ये v dt मॉडुलस लगा दूं मैं v के ऊपर में लगा देता हूं, यहां पर क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा। क्यों, इधर तो आप वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी लिख रहे हो और इधर वेक्टर क्वांटिटी लिख रहे हो, क्या लॉज को फॉलो करेगा, नहीं करेगा। तो भाई दोनों साइड में एक समान बनाओ ना, एक जैसा बनाओ। तो मॉडुलस जो लगाया ना उसको हटा दो, और कभी लगाना भी मत गलती से, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर से वही मैं कहूंगा कि ये जो है ये किसके अंदर में होना चाहिए, आपका फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो भाई, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना। तो यहां पर आपको कोशिश करनी है कि ये जो v वेलोसिटी आप लोग को गिवन है, इसको किस फ्रेम के अंदर में ले आओ, इसको आप टाइम के फ्रेम के अंदर में ले आओ, यानी कि उसके अंदर में फंक्शन के अंदर में ले आओ। समझेंगे क्वेश्चंस के साथ में, नहीं आया समझ में कोई इशू नहीं है, यहां पर इस कहानी को छोड़ देते हैं। और इसको डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं, आप लोगों को जानकारी भी थी, फाइनल माइनस में आर इनिशियल, जो आप में ग्राफ बना पोजीशन वेक्टर के थ्रू मैंने समझाया था आप लोग को कि ये मेरे पास में इनिशियल पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस आर आई है, और ये मेरे पास में आर एफ है, तो दोनों का माइनस कर देते हो तो यहां से क्या निकल के आ रही थी आपके पास में, डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ रही थी। तो ये मेरे लिए इसको आप इस फॉर्म के अंदर में भी लिख सकते हो। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया कि क्या डिस्टेंस होती है, क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या स्पीड होती है, क्या वेलोसिटी होती है, हम आपके दिमाग को हिलाने वाला एक क्वेश्चन दे देता हूं। दे दें क्वेश्चन, या फिर इसको थोड़ा सा रिवाइज करोगे आप लोग? तो चलो भाई, आप लोग की अगर मर्जी है तो मैं क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को। चलो समझो इस क्वेश्चन को, और बड़ा दिमाग से करना, इसको रिस्क मत लेना भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। मैंने दिया कि भाई x जो मेरे पास में डिस्टेंस, दैट इज गिवन एज 2t माइनस में t स्क्वायर, ये आप लोग को दे रखा है मैंने। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप लोग इसको समझना चाहें, मुझे नहीं पता डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है। मैंने आप लोगों से पूछा कि बताओ मेरे को एवरेज स्पीड, कब, 3 सेकंड में। 3 सेकंड के ऊपर में इसकी एवरेज स्पीड बताओ। लगाओ इस क्वेश्चन को, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। वीडियो को पॉज करो और करो इसको सोल्व। क्या हुआ भाई, नहीं कर पा रहे हो, माइनस आ रहा होगा आप लोगों का, 1 रख रहे हो तो, 2 रख रहे हो तो 0 आ रहा है, कुछ इस तरह से वैल्यूज आप लोग की चेंज हो रही होगी। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है, और ये मैं कहूं कि एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। इसके ऊपर मैं चाहे 1000 क्वेश्चन मैं आप लोग को दे दूं तो भी आप सोल्व कर लोगे, अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए। 2 की पॉइंट इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ध्यान रखने कि जब भी आपसे एवरेज स्पीड और डिस्टेंस इन दोनों के बारे में पूछा जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाना है कि कहीं मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पलटी तो नहीं मार रहा है। पलटी का मतलब क्या होता है, मतलब नॉर्मल भाषा में मैं बोल दिया, मतलब कहीं से रिवर्स तो नहीं हो रहा है इसके अंदर में। जैसे मैंने कहा कि आप लोग यहां से गए
यहां से जाते 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 और यहां से वापसी घूमकर ये आ रहे हो, तो एक पॉइंट पर गए जहां पर जाने के बाद में आपकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। फिर आप क्या कर रहे हो, वापसी घूमकर आ रहे हो। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब आप वन डायमेंशनल मोशन कर रहे हो। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है भाई, बताओ जल्दी से। बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन मोशन अगर आप लोग कर रहे होते हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही तो, गया वहां से वापसी उसी रास्ते के थ्रू आ गया। तो एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर वेलोसिटी क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। दो कोई की पॉइंट आप लोगों को समझा रहा हूं, इसको ध्यान रखना। लेकिन क्या मैं एक गाड़ी की बात करूं, एक कार है, टू डायमेंशनल मोशन के अंदर में अगर वो मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, तो क्या वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती वेलोसिटी को 0 किए बिना? बिल्कुल, उसके अंदर में वेलोसिटी 0 हो सकती है। दिख भी रहा होगा आपको कि कार जब आप चलाते हो या बाइक चला रहे हो तो आप लोग इजिली टर्न कर लेते हो, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले रहे हो। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो आपको एक पॉइंट के ऊपर में अपने पाथ को रिवर्स करना है, तो वहां से रुककर रिटर्न होना पड़ेगा। तो आपको हमेशा ये इसके लिए कोशिश होना है कि जो डिस्टेंस आप लोग को गिवन है और एवरेज स्पीड अगर आप लोगों से पूछी जा रही है, तो आपको यह कोशिश होना है कि कहीं वो रिवर्स तो नहीं हो रहा है। समझेंगे इसको, एक छोटा सा इसके अंदर में सॉल्यूशन देकर फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं, तो मैंने कहा कि बताओ मेरे को टाइम इज इक्वल टू 0 के ऊपर में ऑब्जेक्ट कहां थी। तो टाइम इज इक्वल टू 0 के ऊपर में आपने ऑब्जेक्ट को देखा और कहा जी ये मेरे पास में x इज इक्वल टू 0 पर है, यहां पर 0 रखा, 0 आ गया। और मेरे लिए इसकी वेलोसिटी की मैं बात करूं तो वेलोसिटी का आप लोगों को अच्छे से निकालना आता है कि इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं dx/dt, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करता हूं मैं। तो यहां पर आया आपके पास में दिस इज 2 माइनस में 2t, ये आपका फॉर्मूला बनता है। यहां से जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो मेरे पास में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहां पर आप लोग इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास वेलोसिटी जो आई कब, जब टाइम इज इक्वल टू 0 है, तो वो आई मेरे पास में 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अब मैं बात करूं इसको टाइम इज इक्वल टू 3 के ऊपर में, क्योंकि मेरे से पूछा कब गया, वो 3 सेकंड के ऊपर में क्या उसकी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी है। तो मैं यहां देख लेता हूं कितना मेरे पास में एवरेज स्पीड निकलेगा, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पता होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस तो मेरे को पता नहीं है। क्यों नहीं पता है, देखो इसकी कहानी को। यहां पर जैसे आप लोगों ने यहां पर 3 रखा, तो जब इसकी 3 की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू होगी मेरे पास में -3 और वेलोसिटी जो हो गई है वो हो गई मेरे पास में -4 मीटर पर सेकेंड। ये कैसे हो गया भाई? ऑब्जेक्ट पहले तो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और अब क्या हो गया, यहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई। यानी कि कहानी कुछ इस तरह की है। सिनेरियो समझो आप लोग, इस सिनेरियो को समझ गए तो समझ लो आपको कैलकुलेशन खत्म हो गया। यहां से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया, टाइम इज इक्वल टू 0 पर, ये x इज इक्वल टू 0 पर है। कहां जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर में जा रही है, क्योंकि वेक्टर फॉर्मेशन के अंदर पॉजिटिव अपना नॉर्मली हम जो डिफाइन करते हैं राइट साइड में ओरिजिन से, और लेफ्ट साइड में अगर आप बात करते हो तो नेगेटिव आता है। तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर इस डायरेक्शन में जा रही है, किससे, 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है भाई, जा रही है जा रही है जा रही है कहीं पर, और वापसी इसके अंदर में जब मैं 3 सेकंड के बाद में देखता हूं तो इसकी वेलोसिटी जो पोजिशन है वो यहां पर आ गई है -3 मीटर पर, यहां पर दे रखा है जो हमने देखा, इसको -3 आ गया मेरा। और जब ये मेरे पास में इस पॉइंट पर पहुंच रही है तो इसकी वेलोसिटी जो हो गई है वो 4 मीटर पर सेकंड हो गई है। ये माइनस क्या दिखा रहा है मेरे को, कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में हो गई है। यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आया होगा जहां पर ये ऑब्जेक्ट ने क्या करी होगी, पलटी मारी होगी, यानी कि रिवर्सल हुआ होगा उसका। तो हम ये मान ले कि ये ऑब्जेक्ट यहां से किसी एक पॉइंट तक गई है, किसी एक पॉइंट तक गई है ऐसे जाते जाते, और वहां पर जाने के बाद में ये रिटर्न हो गई है और ऐसे मूव करती हुई आ रही है, ऐसे मूव करती आ रही है। और जब मैं देख रहा हूं 3 सेकंड पर, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गई, यानी कि 3 मीटर का डिस्टेंस ये इसने ट्रेवल कर लिया। तो इधर का तो मुझे पता लग गया, 3 मीटर ट्रेवल कर लिया। लेकिन भाई ये कैसे पता करूं मैं, ये इधर इस डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर में, जब ये इसने पलटी मारी यानी कि रिवर्सल हुआ। ये हमने पॉइंट मार लिया कि जब इसने क्या किया, रिवर्सल हुआ। और रिवर्सल पर एक पॉइंट तो मुझे पता है, एक कहानी तो मुझे पता है रिवर्सल की, कि जब भी रिवर्सल होता है तो वहां पर वेलोसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, 0। आ जाओ अपनी वेलोसिटी के ऊपर में। तो वेलोसिटी में आप लोगों ने दिया कि वेलोसिटी दैट इज 2 माइनस 2t, ये 0 हो गई है, क्योंकि टाइम का फंक्शन है, टाइम बढ़ता जाएगा। एक ऐसा टाइम भी आएगा जब 0 हो जाएगी, तो इस पॉइंट पर जाकर वो क्या हो गई, मेरे पास में 0 हो गई है। तो मुझे ये पता लग जाए कि वो टाइम कौन सा है। तो यहां पर आपका टाइम कितना आ गया, 1 सेकेंड। अरे भाई ये तो 1 सेकेंड के बाद में पलटी मार गया, यानी कि यहां से यहां तक गया ये 1 सेकेंड इसने ये लिया, फिर 1 सेकेंड बाद यहां तक आया, फिर 1 सेकेंड यहां हो गया, नहीं टोटल 3 सेकेंड तो हो गई। अब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं निकाल लेता हूं। अपना x वाला फॉर्मूला मुझे पता है, इसके अंदर में रखो वैल्यू को, कि x के जब 1 पे था तो कितनी दूरी के ट्रेवल कर चुका था, तो 2 1 आ गया मेरे पास में, माइनस में 1। तो यहां पर आपने देखा कि 2 - 1 यानी कि 1 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस जो है ना, जो ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां तक ट्रेवल करी है भाई, कहां से, ये मेरे पास में इस पॉइंट से यहां तक ट्रेवल करी है, तो 1 मीटर हो गई है। अब ये 1 मीटर इस साइड में गया है, तो 1 मीटर वापसी भी तो आया है।
तो ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, यानी कि टोटल कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। और फिर ये 3 मीटर इस साइड में भी गया, तो टोटल मेरे पास में 3 ये हो गया और 2 यहां पर हो गए, तो टोटल डिस्टेंस मेरे लिए कितनी हो गई है भाई, 5 मीटर हो गई। इतना आसान नहीं है एवरेज वेलोसिटीज की क्वेश्चन लगाना, थोड़ा सा कंसेप्ट अपने खोलने पड़ते हैं आप लोगों को। तो ये आपको समझ में आया, 5 मीटर हो गया। और टाइम कितना दे रखा है, 3 सेकंड है, तो निकाल लो 3 सेकंड मेरे पास में आ गया, तो 5/3 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका राइट आंसर आ गया। बताओ क्या कहानी थी इसके अंदर में। ये क्या निकाला आपने, ये निकाली आपने एवरेज वेलोसिटी, स्पीड। क्यों, क्योंकि मैं यहां पर यूज क्या कर रहा हूं, डिस्टेंस यूज कर रहा हूं ना। बच्चों को क्या समझा देते हैं भाई, ये ऑब्जेक्ट गई, यहां से गई, फिर वापसी आई, फिर उसके डिस्टेंस को आप अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर में कैलकुलेट करते हो। भाई वो बच्चों के लेवल की है। आप जब एग्जाम्स के अंदर में जाते हो ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर में, तो आपको थोड़ा सा ये दायरा सोचना पड़ता है। और इसका की पॉइंट क्या था इस क्वेश्चन का, इसका की पॉइंट ये था कि आपको वो पॉइंट ढूंढना पड़ता है जहां पर वेलोसिटी मेरे लिए क्या हो गई है, 0 हो गई है। और मुझे वहां वेलोसिटी 0 हो गई है, तो अब सोचो कि जब वेलोसिटी 0 हुई है तो मेरे लिए वो टाइम निकालना जरूरी है, कितने टाइम पे होगा। अगर मुझे टाइम पता लग गया तो मैं यहां से उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट जब अपना रिवर्सल कर रही है तो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है वो मैं निकाल सकता हूं। तो मैंने निकाल लिया कितनी दूरी पर, 1 मीटर पर है, तो 1 मीटर ये इधर चला, 1 मीटर वापसी भी आया होगा, और फिर 3 मीटर इस साइड में भी गया होगा। एज पर गिवन डेटा 3 सेकंड के ऊपर में यहां पर रुक गया, तो 3 मीटर ये हो गया, और एक जाने का और एक आने का, तो 2 ये हो गए, 5 मीटर मेरे पास में टोटल डिस्टेंस हो गई है। टाइम मेरे लिए क्या हो गया, 3 सेकंड हो गया, क्योंकि मुझे अपना बेसिक फॉर्मूला पता है कि एवरेज वेलोसिटी निकालने का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अच्छा, अब किसी के दिमाग में ये भी आया होगा कि जी ये बताओ, आपने तो एवरेज वेलोसिटी स्पीड तो निकाल दी, एवरेज वेलोसिटी भी तो निकाल के दिखा दो, क्योंकि यहां पर तो क्या कर रहा है, पलटी मार रहा है, यानी कि नेगेटिव वेलोसिटी भी आ रही है। तो कोई दिक्कत है भाई इसके अंदर में? क्या कहा था मैंने, ऑब्जेक्ट कहां से शुरू होती है और जहां पर रुकी है उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकाल लो, मैक्सिमम जो मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो निकाल लो। तो यहां पर मेरे पास में शुरू हुई थी, घूम फिर के ये कहां पर आ गई, इस पॉइंट पर आ गई है, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हुई ना, कितनी, -3 मीटर। तो यहां ले मेरे लिए टोटल जो वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी इसकी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, -3 मीटर, कितने टाइम के अंदर में, 3 सेकंड के अंदर में। तो यहां पर वेलोसिटी आ गई -1 मीटर पर सेकंड। दोनों के अंदर में डिफरेंस समझो भाई मेरे, ये मेरे लिए वेलोसिटी है और ये मेरे लिए क्या है, जो 5/3 मीटर पर सेकंड आई है, ये मेरे लिए स्पीड है। और स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पीड के लिए मुझे जरूरी होता है उसकी डिस्टेंस के लिए कैलकुलेशन करना, और जब हम वेलोसिटी की कैलकुलेशन करते हैं तो मेरे लिए जरूरी होता है उसकी डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करना। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन और देता हूं मैं आप लोगों को, अगर नहीं आया है तो मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूं इस टाइप का। एक बार में नहीं आता है, अगले में आपको डेफिनेटली आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन दिया t² माइनस में 60 प्लस में 4, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, और मैंने पूछा है कि मेरे को एवरेज स्पीड निकाल के दिखाओ, एवरेज स्पीड एट 5 सेकेंड। ठीक है भाई, एवरेज स्पीड निकालनी है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, पहली चीज तो इसके अंदर में टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए और टोटल टाइम। अब टोटल टाइम तो मेरे को गिवन है, लेकिन टोटल डिस्टेंस मुझे गिवन नहीं है। अब पहली जो कैलकुलेशन थी जब हम कर रहे थे वो बना के मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, उसके ऊपर में मैंने कैलकुलेशन कर दी कि भाई ये चीज है, अलग अलग टाइम दे दिया, अलग अलग डिस्टेंस दे दिया, आप इजीली उसको कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है सिनेरियो, क्योंकि मैंने जो एक्स है वो फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, यानी कि टाइम के साथ में वेरी कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट टाइम इज इक्वल टू 0 पर सबसे पहले देख लेता हूं कि ऑब्जेक्ट कहां पर थी। जब मैंने इसके टाइम इज इक्वल टू 0 देखा, इसका छोटा सा एक मैं पहले लिख लेता हूं, किससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं वेलोसिटी को। वेलोसिटी कैसे निकलती है, जब आप इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, dx/dt कर देते हैं, तो आपके पास में वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये बन गया मेरे पास में 2t माइनस में 6, इतना समझ में आता है। ये इक्वेशन सेकंड मान लो, ये इक्वेशन मेरे पास में फर्स्ट मान लो। ठीक भाई, अब देखो इसके अंदर में कि मैं टाइम इज इक्वल टू 0 पर चेक करना चाहूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, जब यहां पर x रखोगे तो मेरे पास में आया 4 मीटर आ गया भाई, और वेलोसिटी कितनी है, 0 रखो यहां पर, तो आपकी वेलोसिटी जो आ रही है दैट इज इक्वल टू, यहां पर आप 0 रखेंगे तो 0, और ये आपका आ गया -6 मीटर पर सेकंड। कितनी आई है, -6 मीटर पर सेकंड मेरे पास में इसकी वेलोसिटी आ रही है। ठीक भाई, अब मैं बात करूं टाइम इज इक्वल टू 5 के ऊपर में, तो टाइम इज इक्वल टू 5 के ऊपर में 5 सेकंड के ऊपर में x की वैल्यू क्या हो गई भाई, यहां पर आप इसकी x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -1 मीटर, और वेलोसिटी जब यहां पर निकालेंगे आप लोग, तो वेलोसिटी आप लोग इसकी निकालेंगे, तो वैल्यू को पुट करो, यहां पर आ गया 25 माइनस में ये कितना हो गया 6, 530 प्लस, सॉरी इसके अंदर में नहीं, वेलोसिटी का तो फॉर्मूला दूसरा है ना, 2t माइनस में
कितना है भाई 2t माइनस में 6 है, ये वाला है ना, इसके अंदर में रखेंगे हम वैल्यूज को। तो 2 इंटू में 5 माइनस में 6, तो आपका आ गया 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही है। तो कहीं ना कहीं कहानी मुझे फिर से समझ में आ रही है कि ऑब्जेक्ट पहले क्या कर रही है, नेगेटिव वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही है, ठीक। फिर हमारे लिए क्या कर रही है वो, जब यहां पर हम देख रहे हैं तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो 4 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रहा है, यानी कि किसी एक पॉइंट पर जाता है, फिर दोबारा से वो क्या कर रहा है, अपनी वेलोसिटी को यानी अपने डिस्प्लेसमेंट वगैरह को चेंज कर रहा है। यानी कि कभी पॉजिटिव आ रही है, कभी नेगेटिव आ रही है, तो कोई ना कोई इसके अंदर में रिवर्सल जरूर होगा। तो मुझे वो रिवर्सल का पॉइंट देखना है। तो मैं पहले ये देख लूं कि x इजकल टू, जब टाइम मेरा जीरो था, जब टाइम इजकल टू जीरो है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है भाई, इस पॉइंट पर है। यानी कि इनिशियली ही वो ऑब्जेक्ट मेरे पास में यहां पर थी, जो कि 4 मीटर की दूरी पर है। ये डिस्टेंस मैंने दे दिया 4 मीटर। अब ये ऑब्जेक्ट जो है चलना शुरू किया, और ये चलते चलते किस वेलोसिटी से आ रही है, -6 मीटर पर सेकंड से आ रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में आ रही है, और किसी एक पॉइंट पर पलटी मारती है, और ये वापसी कहां पर, फाइनली कहां पर मिलती है मेरे को, इस पॉइंट पर मिलती है, जो कि फाइनल कितनी दूरी पर है, -1 मीटर की दूरी पर है। ये मेरे पास में -1 मीटर की दूरी पर है। ये जो डिस्टेंस है यहां दे रखा ना, जब वो 5 पर पहुंची तो x इक्वल टू -1 का मीटर का मतलब क्या है कि ये जो दूरी है इनके बीच में, यहां से यहां तक की दूरी वो मेरे पास में 1 मीटर है, और नेगेटिव में क्योंकि मैं ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जा रहा हूं तो माइनस का इसके अंदर में यूज कर लिया। ठीक भाई, अब इसके अंदर में ठीक, तो यहां पर आप देखो कि ये जो पॉइंट आया है जहां पर इसने पलटी मारी, यानी कि जब ये रिवर्सल हो रहा है तो वो वहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, मेरे पास में 0 हो गई होगी। अब 0 हो गई है तो मुझे वहां का टाइम भी तो पता होना चाहिए कि किस टाइम पर हुई है जाकर। तो टाइम निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, v दैट इज इक्वल टू 2t माइनस में 6, इसको मैं कर देता हूं 0 के बराबर। तो यहां से टाइम आपका आ गया 3 सेकेंड। यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंची तो कितना डिस्टेंस, कितने टाइम में पहुंची है, ये 3 सेकेंड में पहुंची है। अब 3 सेकेंड में पहुंची है तो क्या मैं इस डिस्टेंस के फॉर्मूला से ये नहीं निकाल सकता कि ओरिजिन से ये कितनी दूरी, ये सारी कैलकुलेशन जो होती है ना एक्स की, ये ओरिजिन से निकली जाती है भाई। जब भी आपको टाइम रखते हो तो वो ओरिजिन से डिस्टेंस निकलती है। तो इसके अंदर में टाइम की जो भी वैल्यू रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो एक रेफरेंस पॉइंट मैंने माना है ना, ये सारा भाई रेफरेंस पॉइंट से ली जाती है। इस पे कंफ्यूज मत होना, ये हमेशा रेफरेंस पॉइंट से ली जाती है। तो यहां से आपका जो डिस्टेंस आया, एक्स की वैल्यू को रखोगे 3 सेकंड पर, तो ये आपका वैल्यू जो आएगा ये मेरे लिए -5 मीटर आएगा। आप इसके वैल्यूज को रखो, -5 मीटर आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो दूरी है ओरिजिन से, ये वाली चलिए कितनी, -5 मीटर, ठीक, इस डायरेक्शन में ओरिजिन पे। और ये कितनी चलकर आ गई है, 4 मीटर यहां पर चलकर आ गई, क्योंकि ओरिजिन से ये दूरी कितनी थी, 4 मीटर थी। तो 4 मीटर ये चली, 5 मीटर ये चली है। अब ये वापसी भी तो घूम के जा रही है। अब जब वापसी घूम के जा रही है तो क्या पूरा 5 चली गई है, नहीं, ये 5 नहीं गई है, 1 का गैप रह गया। तो ये टोटल कितना चला, यहां पर 4 मीटर चला है। तो आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकाली है तो टोटल, हाँ एक चीज और ध्यान रखो कि ये जो आया है ना इसके अंदर पलटी जो है वो क्या विद इन 5 सेकंड मारी है, जब तो मुझे आगे की कैलकुलेशन करना जरूरी है। अगर वो नहीं मारी है, अगर ये मान लो 6 सेकंड आ जाता तो मेरे लिए कोई मैटर नहीं था ना उसका, मैं तो उसी कैलकुलेशन को ले लेता, 5 सेकंड तक जाकर मैं उसकी डिस्टेंस को मेजर करता, 5 सेकंड की ये और 4 सेकंड का ये हो गया, तो टोटल मैं उनको समअप करता, मैं टोटल डिस्टेंस मान लेता। लेकिन यहां पर मुझे पता लगा कि यार ये तो 3 सेकंड पर ही रिवर्सल हो गया या पलटी कर गया है, तो मुझे इसके लिए इसकी जो डिस्टेंस है वो निकालनी पड़ेगी। तो मैंने निकाली और अगले 2 सेकंड तक ये यहां पर मूव किया, यानी कि 4 सेकंड, जो 4 मीटर है ये नीचे इतना मूव करेगा, क्योंकि फाइनली ये कितने पर जा रहा है, -1 मीटर की दूरी को मेंटेन करते हुए यहां पर खड़ा हुआ है। तो टोटल इसका डिस्टेंस आया 4 ही हो गया, 5 ही हो गया, और वापसी आ रहा है तो 4 ही हो गया। कितना हो गया भाई, 5 4 9, और टोटल मेरे पास में 13 हो गया, नहीं 13 हो गया। और टोटल टाइम कितना लगा, 5 लगा। तो मेरे लिए क्या आ गया, 13/5 मीटर पर सेकेंड। होने को तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कब, जब आपको ये एक की पॉइंट पता हो कि जब हमारे लिए रिवर्सल हो रहा है, या कि फिर जो हमारी डिफरेंट वेलोसिटीज बन जाती है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो पलटी मारा होगा। और जब भी आपको एवरेज स्पीड या फिर जो हमारे पास में डिस्टेंस से रिलेटेड कैलकुलेशंस करनी होती है, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे टोटल डिस्टेंस तो पता होना चाहिए, और टोटल डिस्टेंस में ये भी हो सकता है कि वो पलटी कर गया हो, अपने रास्ते को रिवर्सल कर गया हो। तो उसके लिए मुझे उस वेलोसिटी को फाइंड करना है जहां पर वो 0 हो गई है। 0 हो गई है यानी कि किस टाइम पर हुई है वो मुझे कैलकुलेट करना आना चाहिए। वो टाइम मुझे पता लग गया तो मैं उसकी कैलकुलेशन करूंगा डिस्टेंस की कैलकुलेट करने के बाद में मैं देखूंगा कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहा है, और फिर उनके वैल्यूज को पुट डाउन करते हुए अपने आंसर की तरफ में बढ़ सकते हैं। तो एवरेज स्पीड थी। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यहां पर आप देखो इनिशियल पॉइंट कौन सा था, ये था, और फाइनल पॉइंट कौन सा, ये है।
तो 4 ये हो गया मेरे पास में और 1 ये हो गया, यानी कि 5। और कितना टाइम लगा? 5। तो टोटल टाइम कितना है? टोटल स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास में कुछ अच्छे लेवल के इसके अंदर में क्वेश्चंस थे। अब जो नेक्स्ट मेरे पास में टॉपिक आता है उसके अंदर में मैं आप लोगों से बात करूंगा ट्रेजेक्ट्री को लेकर, और ट्रेजेक्ट्री से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे लिए बनते हैं। और फिर हम इसके अंदर में देखेंगे कि क्या मेरे लिए जो इसके पॉइंट्स हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस निकालने के लिए या फिर वेलोसिटी निकालने के लिए या फिर स्पीड निकालने के लिए क्या क्या मेरे लिए बन सकते हैं पॉइंट्स, तो वो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाऊंगा। और फिर हम देखेंगे कि 2D के अंदर में कैसे हमारे पास में क्वेश्चंस बनते हैं। फिर मैं आपके जो वेक्टर फॉर्मेशंस के थ्रू जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सोल्व करेंगे और फिर आपका ये चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर मतलब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जो कि आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन चीजों से रिलेट करता हुआ आता है। ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन से रिलेटेड आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काइनेमेटिक्स जो होता है भाई, मैं बार बार बता चुका हूं, क्योंकि आपके आगे के सभी टॉपिक्स की नींव तैयार करेगा। जिसका काइनेमेटिक्स खराब होगा ना, वो आगे के पोर्शंस को समझ नहीं पाएगा। आपने आज की क्लास के अंदर में भी देखा होगा कि जो आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे या कहीं से भी आपने स्टडी करे होंगे, बहुत डिफरेंट लेवल के इसके अंदर में मैंने डाले। और ये डिफरेंट लेवल नहीं है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन चाहिए। आप इनको भी करेंगे तो मजा आएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार उसको रिवाइज कीजिएगा, 3 बार रिवाइज कीजिएगा। पीडीएफ फाइल मैं आप लोग को ग्रुप के अंदर में शेयर कर दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोग को आज समझाए हैं, अच्छे से इनको करिएगा। और जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर में बताएंगे कि क्या आपको आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिला है। नया सीखने को मिला है तो मुझे इनके आंसर जरूर दे देना भाई, कैसे इनका आप अप्रोच करते हैं। आंसर तो मैंने दे ही दिए थे, अगर किसी के पास में इसका प्रूफ हो कि भाई क्यों ये सब चीजें हुई है, कि जो मेरे पास में टीपी है उसको ज्यादा टाइम लग रहा है एज पर टी क्यू, क्यों लग रहा है, अगर आप दे सकते हैं मेरे को आंसर तो जरूर दें, मैं तो आप लोग को करवाऊंगा ही। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में। आगे के पोर्शन को लेकर मैं आप लोगों के साथ में आऊंगा। और जो भी साथी आप लोग का जुड़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। व्हाट्सअप नंबर आप लोग को पता है 9416878402। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में भाई। थैंक यू सो मच।